हेलो दोस्त। इससे पहले मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत 6 लेक्चर डाल चुके हैं और यह मेरा 7वां लेक्चर होगा। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व। और यह नोट्स आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा जो फाउंडेशन बैच में लिखाया गया है वही नोट्स पूरा है और यह हर एग्ज़ाम यानी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल की बात की जाए तो आपको 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के कालखंड को ही महाजनपद काल कहा जाता है। और 6ठी शती ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था और जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु देता है, जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र देता है। और आपको महाजनपद काल 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद पद हुआ करता था और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु देता है, जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र देता है। और 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में था और जिसका नाम अस्मक है। क्वेश्चन पूछता है कि 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद थे जो कि दक्षिण भारत में थे, तो एक होगा जो अस्मक थे। अस्मक जो महाराष्ट्र में है और इसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन थी। और 2 महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। बाद बाकी 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली था, जबकि 2 महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली था। एक था बज्जी, दूसरा था मल। तो कौन से 2 आपको महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है? 2, वज्जी और मल। विश्व का पहला गणराज्य वज्जी संघ के लिच्छवी में स्थापित हुआ था। विश्व का पहला गणराज्य वज्जी संघ के लिच्छवी में स्थापित हुआ था 500 ईसा पूर्व में। तो क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का पहला गणराज्य वज्जी संघ में कब स्थापित हुआ था? 500 ईसा पूर्व में। और अस्मक जिसकी राजधानी पोटन या पोटली थी, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है जो महाराष्ट्र में है और यह एकमात्र दक्षिण भारत में था। और वर्तमान की बिहार की बात की जाए तो बिहार में 16 महाजनपद में मात्र 3 महाजनपद बिहार में है। 3 महाजनपद, एक है अंग, दूसरा है मगध और तीसरा है वज्जी। नीचे है तो बात करते हैं अंग का। अंग भागलपुर और मुंगेर का इलाका अंग कहलाता था। भागलपुर और मुंगेर अभी वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का इलाका अंग कहलाता था और अंग की राजधानी चंपा है। और मगध आपको पटना, गया और नालंदा का इलाका मगध कहलाता था। पटना, गया और नालंदा का इलाका मगध कहलाता था। सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध बनकर उभरा था। और यह क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा 2213 पोस्टमैन से पूछ दिया था कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था। और मगध की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। अब मगध की बात की जाए तो मगध के उत्तर में, जैसे बात की जाए तो यह ऊपर में उत्तर होता है, नीचे साउथ, राइट, लेफ्ट और इधर वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो मगध के उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में कैमूर का हिल। मगध के उत्तर में गंगा नदी है और दक्षिण में कैमूर हिल है और पूर्व में चंपा नदी है और पश्चिम में सोन नदी है। आपको एक बार फिर से देख लेते हैं। मगध के उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में कैमूर हिल और उसके बाद पूर्व में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी है। और मगध की राजधानी की बात की तो मगध की राजधानी राजगीर है और राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है कि राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 5 पहाड़ियों से। और उसके बाद मगध में योग्य शासक का होना था, इसलिए मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा था क्योंकि इसमें योग्य शासक हुआ करता था। और योग्यता के आधार पर किसी भी जाति के लोग मगध का शासक बन सकते थे। ऐसे की बात की तो हर्यक वंश के शासक क्षत्रिय थे, शिशुनाग वंश के शासक ब्राह्मण थे और नंद वंश के शासक शूद्र थे। हर्यक वंश के क्षत्रिय, शिशुनाग वंश के ब्राह्मण और नंद वंश के शूद्र थे। और मगध की भूमि का उपजाऊ होना भी मगध का शक्तिशाली होने का एक कारण था। और विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन थे? पाटलिपुत्र थे। और बिहार में 3 महाजनपद बोले थे, एक अंग, दूसरा मगध, तीसरा वज्जी।
तो वज्जी आज का वैशाली और समस्तीपुर का इलाका, आज का वैशाली और समस्तीपुर का इलाका वज्जी कहलाता था। और वज्जी की राजधानी वैशाली है। वज्जी की राजधानी कहाँ? वैशाली है। और बात की जाए तो सबसे ज़्यादा महाजनपद टोटल 16 महाजनपद हुआ करता था। और 16 महाजनपद में आपको सबसे ज़्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 7 या 8 है, ऑप्शन के अनुसार मानना होता है। अगर ऑप्शन में 7 है तो 7 है, अगर ऑप्शन में 8 है तो 8 मानना होता है। तो बात ही है तो पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या, मल का कुशीनगर, सुरसेन का मथुरा, चेदी का शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी और काशी का बनारस। नीचे है काशी का बनारस। और हरियाणा की बात की तो वर्तमान के हरियाणा में एक महाजनपद है जो है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। मध्य प्रदेश में एक है अवंती की राजधानी उज्जैन है। यह भी दरोगा में पूछ दिया है। राजस्थान, वर्तमान के राजस्थान में एक महाजनपद है जिसका नाम है मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। जम्मू कश्मीर, वर्तमान के जम्मू कश्मीर में एक महाजनपद है और वह है कंबोज, और कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक। पाकिस्तान, वर्तमान के पाकिस्तान में एक महाजनपद है, वह है गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। पाकिस्तान में कितने महाजनपद है? एक, वह है गंधार, और गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। और कुछ विविध में ऐसे कुछ महाजनपद का विशेष कार्य है, तो आइए देखते हैं कार्य को। बात की जाए तो काशी जिसकी राजधानी बनारस है। और सोमनंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल और अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। सोमनंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल और अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। सोमनंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल और अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। अंग इसकी राजधानी चंपा है। अंग की राजधानी प्राचीन काल में व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। अंग की राजधानी चंपा है ना, वह प्राचीन काल में व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला है वज्जी की राजधानी वैशाली है। वज्जी जो है ना, यह 8 राज्यों का संघ हुआ करता था। वज्जी इसकी राजधानी वैशाली है। वज्जी जो है ना, 8 राज्यों का संघ हुआ करता था। और अगला है चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती है। महाजनपद काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था और जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया है। चेदी में महाभारत काल में, चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती है, चेदी में महाभारत काल में यहाँ का शासक हुआ करता शिशुपाल, और शिशुपाल को वध किया था कृष्ण ने। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था जिसके राजा उदयन थे। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और बुद्ध काल में वत्स में पौरव वंश का शासन था। बुद्ध काल में वत्स यानी कौशाम्बी में पौरव वंश का शासन था और जिसके राजा उदयन थे। अगला है कुरु या बुद्ध के समय यहाँ के राजा कौरवे थे। कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, यह हरियाणा में है। और यह बुद्ध के समय यहाँ के राजा कौरवे हुआ करते थे। को से कुरु और को से कौरवे। तो कुरु में बुद्ध के समय यहाँ के राजा कौन थे? कौरवे। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा है, यहाँ के राजा बुद्ध काल में अवंती पुत्र था। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा है। सूर्यसेन यहाँ के राजा बुद्ध काल में अवंती पुत्र था, जो कि बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में एक था। मगध हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मगध महाजनपद अपने हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला है, इसकी जानकारी है। गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला है, प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला है, प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था। अगला है कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर है। कंबोज जिसकी राजधानी कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर है। और कंबोज इसकी जानकारी, और कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर है। यह अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। कंबोज जो है ना, वो अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या? अवंतिका है। अब आइए देखते हैं मगध की बात की जाए तो मगध में 3 राजवंशकों ने शासन किया था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। पहला था हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश का शासनकाल रहा था 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का शासनकाल रहा था 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व। और नंद वंश का शासनकाल रहा था 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व।
तो आइए देखते हैं सबसे पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश का शासनकाल रहा है 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व। मात्र 15 वर्ष की अवस्था में बिंबिसार ने मगध में हर्यक वंश के शासन की स्थापना किया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हर्यक वंश के शासन की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। कितने वर्ष की अवस्था में? मात्र 15 वर्ष की अवस्था में। तथा बिंबिसार ने राजगिरी को राजधानी बनाकर अपना शासन प्रशासन करना शुरू किया। और बिंबिसार एक साम्राज्यवादी शासक था। और बिंबिसार ने वैवाहिक नीति, मैत्रीवत संबंध और युद्ध नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी बिंबिसार वैवाहिक नीति और मैत्रीवत संबंध और युद्ध नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और ऐसी मान्यता है कि बिंबिसार ने 500 विवाह कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और बिंबिसार का पहला विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ हुआ था। बिंबिसार का पहला विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ हुआ था। और इस विवाह के उपरांत बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी मिला था। और बिंबिसार का दूसरा विवाह लक्ष्मी राजकुमारी चेलना के साथ हुआ, और जिससे बिंबिसार को अजात शत्रु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। और बिंबिसार का तीसरा विवाह मद्र यानी पंजाब देश की राजकुमारी क्षमा के साथ हुआ। और बिंबिसार का चौथा विवाह वैशाली की वेश्या अमरपाली के साथ हुआ था। और बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्योद के साथ मैत्रीवत संबंध स्थापित किया। तथा बिंबिसार अपने राजवेद जीवक को चंद्रप्योद की सेवा में भेजा था। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्योद के साथ मैत्रीवत संबंध स्थापित किया। तथा बिंबिसार अपने राजवेद जीवक को चंद्रप्योद की सेवा में भेजा था। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार को लेकर युद्ध नीति भी अपनाई। और युद्ध नीति के तहत बिंबिसार ने अंग महाजनपद पर आक्रमण कर वहां के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को अपने साम्राज्य में मिलाया। तथा वहां के शासक अपने पुत्र अजातशत्रु को मिलाया। यानी बात की है तो बिंबिसार ने आपको युद्ध नीति के तहत अंग महाजनपद पर आक्रमण करके अंग को अपने साम्राज्य में मिलाया और अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया था। और अंग का शासक अपने पुत्र अजातशत्रु को बताया था। बिंबिसार का संबंध गौतम बुद्ध के साथ मैत्रीवत संबंध था और वे बौद्ध धर्म को मानते थे। और उन्होंने वेणुवन विहार महात्मा बुद्ध को प्रदान किए थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानते थे और बिंबिसार ने वेणुवन विहार बुद्ध को प्रदान किए थे। कुछ गलतफहमी के कारण अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से जाना था। श्रेनिक बिंबिसार को सैन्य अर्थात नियमित तथा अस्थायी सेना रखने वाला भी कहा जाता है। बिंबिसार को अस्थायी सेना रखने वाला भी कहा जाता है। और बिंबिसार के बना था अजातशत्रु, जो कि आपको बिंबिसार का पुत्र हुआ करता था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। और ये अपने जीवन के शुरुआती दौर में जैन धर्म को मानते थे। यानी अजातशत्रु शुरुआती दौर में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इनके शासनकाल के समय में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी अजातशत्रु के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के सम्मान में प्रथम बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्राप्ति अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ। अजातशत्रु गौतम बुद्ध के सम्मान में प्रथम बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया। अजातशत्रु जब अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने काशी का क्षेत्र वापस ले लिया, जिस कारण अजातशत्रु ने कौशल का अभियान कर प्रसेनजीत को पराजित किया और काशी का क्षेत्र वापस लिया। तथा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह भी कर लिया। अजातशत्रु अपना स्वाभाविक दुश्मन वज्जी संघ को मानता था। और अजातशत्रु अपना मित्र वर्षकार की मदद से वज्जी संघ को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया। तो बात की है तो अजातशत्रु आपको काशी और वज्जी को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। काशी और वज्जी को। इससे पहले बिंबिसार ने अंग को जीता था। अंग को बिंबिसार ने जीता था, जबकि काशी और वज्जी को
अजातशत्रु ने जीता और अपने साम्राज्य में लाया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। अर्थात अजातशत्रु एक ऐसे शासक हुए जो अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, बदले में पुत्र के द्वारा मारा गया। तो इससे साफ पता चल जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। तो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदयन बना। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर को बसाया तथा उसने अपना राजधानी नगर भी बनाया। उदयन जैन धर्म को मानता था। उदयन है ना, वह जैन धर्म को मानता था और हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक बना था और नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी और हर्यक वंश के स्थान पर एक नया वंश शिशुनाग वंश की नींव डाली। तो अब शिशुनाग है। शिशुनाग वंश की बात की जाए तो शिशुनाग वंश का शासनकाल है 512 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व 344 ईसा पूर्व। इससे पहले देखे थे हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व, जबकि अब शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश का शासनकाल है 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व। तो इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी और उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। शिशुनाग ने वत्स और अवंती को जीतकर अपना साम्राज्य मिलाया। वत्स और अवंती, इससे पहले अंग था। अंग को जीत के मिलाया था बिंबिसार ने। और काशी और वज्जी को जीता था कौन? अजातशत्रु। जबकि वत्स और अवंती को जीता था शिशुनाग ने। और शिशुनाग के शासनकाल के विषय में कहा जाता है कि उसके समय मगध साम्राज्य का विस्तार बंगाल से लेकर मालवा तक हो चुका था। तो मगध साम्राज्य का विस्तार मगध से लेकर मालवा तक किसके शासनकाल में हो चुका था? शिशुनाग के शासनकाल में। और शिशुनाग के बाद बना था कालाशोक। कालाशोक को पुराण या दिव्यावदान में काकवर्ण कहा जाता है। कालाशोक को दिव्यावदान या पुराण में काकवर्ण कहा जाता है। और इसके वैशाली के स्थान पर, और कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया। और इन्हीं के समय द्वितीय बौद्ध सम्मेलन भी हुआ था। और महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक का 10 पुत्र हुआ करता था, जिसके निधन के बाद लगभग 20 वर्ष तक शासन किया था। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक का 10 पुत्र हुआ करता था, जिसने कालाशोक के निधन के पश्चात 20 वर्ष तक शासन किया था। वानभट्ट के रचिता हर्षचरित्र वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार काकवर्ण को अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में घूमते हुए महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने कर दिया। वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार काकवर्ण को अपने राजधानी पाटलिपुत्रा में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। और इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। नंद वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। और उसके बाद अब अगला नंद वंश 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व। इससे पहले हम लोग देखे थे शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश से पहले देखे थे हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व, यह था हर्यक वंश। और अगला शिशुनाग वंश था 412 ईसा पूर्व से लेकर आपको 344 ईसा पूर्व था, यह था शिशुनाग वंश। अब है नंद वंश। नंद वंश का शासनकाल है 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व। तो देखते नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे और इसने सर्वछात्रांग तथा भार्गव की उपाधि धारण किया। महापद्मनंद ने सर्वछात्रांग तथा भार्गव की उपाधि धारण किया और महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था। इससे पहले हम लोग देखे थे बिंबिसार अंग को जीता था। उसके बाद अजातशत्रु काशी और आपको वज्जी को जीता था। काशी और वज्जी को जीता था कौन? आपको अजातशत्रु। उसके बाद शिशुनाग जीता था अवंती और वत्स और अवंती को जीता था कौन? शिशुनाग। जबकि बात किया तो आपको महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में लाया। कलिंग और इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया तथा
एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण किया। महापद्मनंद ने एक राट और एक छत्र की भी उपाधि प्रदान किया। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, कालाशोक के 10 पुत्र थे, जबकि महापद्मनंद के 8 पुत्र थे और 8 पुत्र थे। घनानंद भी इनका पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक भी हुए थे। और घनानंद को उग्रसेन यानी बड़ी सेना का अग्रदूत कहा जाता है। घनानंद को उग्रसेन यानी बड़ी सेना का अग्रदूत भी कहा जाता है। और घनानंद आपको सिकंदर का समकालीन था। घनानंद जो था ना, घनानंद वह सिकंदर का समकालीन था और इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत की आक्रमण किया था। यूनानी लेखक ने इसे अग्रमीज कहकर पुकारा है। घनानंद सिकंदर के समकालीन था और इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। यूनानी लेखक ने इसे अग्रमीज कहकर पुकारा। घनानंद के दरबार में चाणक्य आया था, जिसे घनानंद ने अपमानित किया। कालांतर में चाणक्य ने घनानंद की हत्या करवाकर नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश की नींव डाली। और अब आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासनकाल है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। तो यह मगध साम्राज्य हुआ समाप्त और आगे हैं मौर्य वंश।